नमस्कार दोस्तों, छायावाद से संबंधित ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से संबंधित वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास का आनंद ले सकते हैं। सरदा और इड्डा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? सरदा और इड्डा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो मुक्तिबोध के अनुसार इड्डा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि इड्डा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। सही है ये। सरदा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। सरदा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। मुक्तिबोध के अनुसार ये भी सही है। इड्डा बुद्धिवाद का प्रतीक है, तो ये मुक्तिबोध का कथन नहीं है साहब। सरदा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, ये भी मुक्तिबोध का कथन नहीं है। सही विकल्प ए और बी में बी ऑप्शन सही होगा। सरदा और इड्डा से संबंधित मुक्तिबोध का कथन इस प्रकार है। इड्डा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। सरदा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। सरदा और इड्डा कामायनी के सर्ग है। क्या है सरदा और इड्डा? कामायनी के सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। कामायनी 1935 में, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। सरदा हृदय का और इड्डा बुद्धि का प्रतीक माना गया है, न कि बुद्धिवाद का। यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यतव असंदिग्ध है। कामायनी का महाकाव्यतव असंदिग्ध किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी का महाकाव्यतव असंदिग्ध है। कामायनी के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी का अंगी रस यानी प्रधान रस शांत रस है तथा इसका मुख्य छंद ताटक छंद है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां आलय छंद में रचित हैं। सांकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। सुमित्रानंदन पंथ की ग्राम्य कृति का संबंध है, तो इसका संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। पंत जी की अन्य रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि है, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। तो लोकायतन है, ये गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। कामायनी की सरदा किसका प्रतीक है? तो कामायनी की सरदा है वो हृदय का प्रतीक है। कामायनी में 15 सर्ग है। मनु मन का प्रतीक है। इड्डा बुद्धि का प्रतीक है। मानव कुमार का प्रतीक है। और कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद की स्थापना करना है। छंद ताटक है। इसका प्रधान रस शांत है। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? जूही की कलिका। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कलिका अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ। नई कविता नाम अगे का दिया हुआ है। तो नई कविता जो नाम है ये किसने दिया था? अगे ने। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो नई कविता जो धारा है उसका आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है?
तो ये है साहब, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ये हास्य, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कमायनी के 15 सर्गों की बात करें तो चिंता आशा सरदा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या इड्डा, सौपन संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते हैं निर्वय भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्राप्त होता है। पंत जी की प्रसिद्ध रचना है पल्लव 1928, ग्रंथि गुंजन, चिदम्बरा आदि है। निराला ने जूही की कली, अनामिका 1923, राम की शक्ति पूजा 1936, गीतिका 1936 आदि ग्रंथ लिखे। वहीं प्रसाद ने उर्वशी 1909, झरना 1918, लहर 1933, आंसू 1925, कामायनी 1935 जैसे काव्यों की रचना की। जबकि महादेव वर्मा ने यामा 1940, निर्जा 1935, निहार 1930, रश्मि 1932 आदि रचनाएं लिखी। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा था। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवलरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद जी और पंत जी में है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, जो 1914 में प्रकाशित हुई थी, ये महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। प्रिय प्रवास के बारे में लिखा कि अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, ये शुक्ल जी ने कहा। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये बात नहीं लिखी थी शुक्ल जी ने। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है, शुक्ल जी ने कहा था। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। किसमें? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के महाकाव्य में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1924, प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, मरम स्पर्श 1956। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में। उपरोक्त सभी। गंधविथि के रचनाकार कौन है? गंधविथि रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले लेखक कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के बारे में लिखा कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। हिंदी कविता छायावाद द्विवेदी युग की
निरस उपदेशात्मक और इतिवर्तात्मकता के विरोध में आया था। जो छायावादी युग आया था वो द्विवेदी युग की निरस उपदेशात्मक और इतिवर्तात्मकता के विरोध में आया था। छायावादी काव्य में कल्पना प्रधान भावोन्मेष युक्त कविता लिखी गई। छायावाद को किसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो छायावाद को प्रयोगवाद का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। वरदे वीणा वरदे, वरदे वीणा वरदे गीत किस संग्रह का प्रथम गीत है? तो ये गीतिका संग्रह का प्रथम गीत है। गीतिका निराला की रचना है। निराला की कौन सी कृति उसके द्वारा संपादित सामने में पत्र में निकले 5 लेखों की परिणति थी? तुलसीदास 1938 में प्रकाशित हुई थी। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का मूल उद्देश्य क्या है? शक्ति की मौलिक उपासना करना, शक्ति की मौलिक उपासना करना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना उपनाम निराला किस तर्ज पर धारण किया था? साहित्यिक पत्र की तर्ज पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली कविता के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति थी पत्नी की असामयिक मृत्यु थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली जो 1916 में लिखी गई, इसके पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या थी? तो पत्नी की असामयिक मृत्यु थी। वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विन्य। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो दृढ़ निश्चय की ओर। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई निराला की बड़ी कविता है। यह अनामिका 1923 कविता संग्रह में संग्रहित है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं है। चंचल किशोर सुंदरता की, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें लज्जा का वर्णन किया गया साहब। निम्न में से कौन सा स्रोत जयशंकर प्रसाद की कामायनी के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है इस पे शतपथ ब्राह्मण का प्रभाव है, आधार ग्रंथ है ये शतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा भागवत पुराण का प्रभाव पड़ा, भविष्यत पुराण का प्रभाव पड़ा, लेकिन सकंद पुराण का प्रभाव नहीं पड़ा। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा काव्य संग्रह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। आकाश गंगा, आकाश गंगा, रूप राशि, निशिथ, चित्तर रेखा आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काव्य संग्रह है। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, काशी, हम विस्पाई, जन्म के, विनोबा सतवन, उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन आदि भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं हैं। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पंडित नंद दुलारे वाजपेयी की का कथन है। तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है साहब। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला दार्शनिक कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है कि बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। तो निराला जी को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को छायावाद का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है और इसे छायावाद का रुद्र यानी महेश यानी शिव भी कहा जाता है।
निम्न में से किस विद्वान या आलोचक का मानना है कि कामायनी के प्रतीक पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक अर्थ भी रखते हैं? तो किस विद्वान या आलोचक का मानना है कि कामायनी के जो प्रतीक है वो पारंपरिक के साथ साथ है आधुनिक अर्थ भी रखते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। देश काल के सर से बींद कर, देश काल के सर से बींद कर यह जागा कवि अशेष द्विधर पंक्तियां निराला की किस कृति से हैं? तो तुलसीदास कृति से। तुलसीदास को 1938, राम की शक्ति पूजा को 1936, सरोज समर्थी को 1935, कुकुर मुत्ता को 1948। राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? जागो फिर एक बार और तुलसीदास। जागो फिर एक बार और तुलसीदास कविताओं में राम की शक्ति पूजा का सार तत्व समाहित है। चित्रात्मक भाषा या लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावादी युग की विशेषता है चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर और सजीव चित्रण प्राप्त होता है छायावाद में। साथ ही साथ विज्ञानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपने की अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। किस युग में? छायावाद युग में। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वो छायावाद में पाई जाती है। सभी छायावाद कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किए गए हैं। सभी छायावादी कवियों के द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किए गए हैं। छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा? छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसका चंपू काव्य जयशंकर प्रसाद का। और उर्वशी नाम से एक तो जयशंकर प्रसाद की कृति है जो 1909 में प्रकाशित हुई, और एक रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुई थी, जो एक गीति नाट्य माना जाता है। दिनकर को इसी उर्वशी कृति पर 1972 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अर्चना, आराधना और गीत गुण जैसी रचनाओं से क्या ध्वनित होता है? ये छायावादी से भक्तिवादी हो गए थे। तो निराला की अर्चना, आराधना, गीत गुण जैसी रचनाओं से क्या ध्वनित होता है? तो यहाँ ये ध्वनित होता है कि वे छायावादी से भक्तिवादी हो गए थे। आराधना 1952 में और गीत गुंज का प्रकाशन 1954 में। जब उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलते तो कल्पना में ढूंढे जाते हैं। जब उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलते तो कल्पना में ढूंढे जाते हैं। प्रस्तुत कथन का संबंध निम्न में से किस छायावादी कवि से है? तो ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ था साहब। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार थे। उसका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ। उसके कारण वे एक और जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहीं दूसरी ओर परंपरा बयासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य और युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? तो ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। मैंने पहले कहा था ना, एक क्वेश्चन आया था पहले पार्ट में, जिसमें ग्राम्य 1940 में और युगवाणी 1948 के लगभग है। ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी प्रगतिवादी विचारधारा की रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पंत विरचित पल्लव एक कविता है जो 1928 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसकी प्रगतिवादी कविताएं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य।
युगांत का प्रकाशन हुआ था 1936 में। निम्नलिखित में से किस विद्वान आलोचक ने निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा की भाषा शैली पर गहरा आक्षेप किया? तो वो किया था साहब आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्तक छंद का, और मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला है। ये और देख लेते हैं। निराला की प्रसिद्ध अन्य कविताएं हैं स्रोत समर्थी 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा तोड़ती पत्थर, शानदार कविता ये। मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रगतिवादी कविताएं तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, प्रेस आदि। जूही की कली निराला की प्रथम कविता तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये अंतिम कविता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है प्रसाद जी के काव्य में। सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है साहब। पल्लव की भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहते हैं। ये 1928 में प्रकाशित हुई थी। सवर्ण किरण ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। गुंजन 1936 में प्रकाशित हुई थी और वीणा 1927 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव 1928 पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। वीणा 1927 यह छायावादी रचना है। गुंजन 1932 यह पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है। प्रथम रचना उच्छ्वास है जो 1920 में लिखी गई थी। श्रवण किरण 1947 यह अंतस चेतनावादी रचना मानी जाती है। इस पर अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है ये श्रवण किरण। श्रवण किरण के साथ एक श्रवण धुली रचना भी है जो 1947 में प्रकाशित हुई थी, वो भी अरविंद दर्शन या अरविंद दर्शन से प्रभावित है। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। चलो ठीक है। प्रबंध, प्रतिमा एवं चाबुक निराला के निबंध संग्रह है। तो प्रबंध, प्रतिमा और चाबुक किसके निबंध संग्रह? निराला के। काव्य कला में जयशंकर प्रसाद के निबंध संकलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काव्य कला, जयशंकर प्रसाद के निबंध है इसमें। सेंस स्मृतियां महादेवी वर्मा के निबंध संकलित है, ये गलत है। महाराज कुमार रघुवीर सिंह के निबंधों में अतीत में रमने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये भी सही है। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया था? वो दिया था साहब सुमित्रानंदन पंत को। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया है। तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की है नंद दुलारी वाजपेयी ने, तो ये बात गलत है। नंद दुलारी वाजपेयी साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे, ये बात सही है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं होती है, ये सही है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना? तो महादेवी वर्मा को। रहस्यवाद के मूल में यानी जो छायावादी जो लेखक कवियत्रियां हुई है उसमें सबसे अधिक रहस्यवादी कवियत्री महादेवी वर्मा जी थी। तो मूल में शुक्ल जी ने किसे माना है? महादेवी वर्मा को माना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। छायावाद के स्तंभों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। इसमें तो भारतीय पुरुष जैसे अपने
मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है और पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। किस पर? किसके? स्त्री के। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का कथन है साहब। कितना शानदार कथन है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है इसे। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? बौद्ध दर्शन से। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल। ऐसा महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? दीपक और बादल। महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943। ये स्त्री विमर्श से संबंधित रचना है स्मृति की रेखाएं। संस्मरण में देखें तो पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972। ये पशु पक्षियों पर लिखा गया है मेरा परिवार। इसके कविता संग्रह निहार 1923, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1937, यामा 1940, दीपशिखा 1942। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हरिओद है। आर्द्रा काव्य ग्रंथ के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त है। मिलन खंड काव्य के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो वो छायावाद पे दिखाई देता है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का प्रभाव हिंदी में छायावाद 1918 से 36 पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? तो वो है मुकुटधर पांडेय का, जो 1920 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा के काव्य साहित्य में अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उसके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं टूट टूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है। जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित रचनाकार रही है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा बचपन में एक साथ रहती थी, एक स्कूल में पढ़ती थी, दोनों सहेलियां थी, एक हॉस्टल में रहती थी। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? छायावाद की धारा का काव्य। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की है साहब। कानन कुसुम 1913 में जयशंकर प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली में काव्य संग्रह है कानन कुसुम। झरना 1933 में, अरे झरना 1918 में है, जो छायावादी रचना है जयशंकर प्रसाद की प्रथम। कामायनी 1935 में। दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा का प्रकाशन है 1942। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण प्राय है। इस संदर्भ में कौन सा कथन या विकल्प सही है? बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग नहीं हुआ है। तो बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। यही है साहब। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? कवित।
निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो कवित छंद पर। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो वो है लज्जा सर्ग से, लज्जा सर्ग से। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जयशंकर प्रसाद है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन आए तो जयशंकर प्रसाद ही करना है। अगर आए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो मुकुटधर पांडेय को करना है। अगर आए नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार तो सुमित्रानंदन पंत को करना है। अगर आए किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आए तो क्या करना है? जयशंकर प्रसाद ही करना है साहब, जयशंकर प्रसाद ही करना है, जयशंकर प्रसाद है। हाँ ठीक है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है? तो निराला की जो बादल राग कविता है ना, ये प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचनाओं में प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती है। जहां तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है, इसमें प्रकृति के कठोर रूप का वर्णन है। किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जूही की कली निराला की है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। युगांत पंत की है जो 1936 में प्रकाशित हुई। कामायनी प्रसाद की है जो 38 में नए होकर 35 में प्रकाशित हुई थी। और यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है जो 1940 में प्रकाशित हुआ। 1983 में इसी यामा पर महादेवी वर्मा को साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मूर्खतापूर्ण तर्क संगति छोटे दिमागों का हुआ है। मूर्खतापूर्ण तर्क संगति छोटे दिमागों का हुआ है। इमर्सन की यह पंक्ति किस भारतीय नेता द्वारा उद्धृत की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा। कि मूर्खतापूर्ण तर्क संगति है, ये छोटे दिमागों का हुआ है साहब। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। प्रेम पथिक, गीतिका, सांध्य गीत, गुंजन। तो गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। सांध्य गीत 1937 में प्रकाशित हुई। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जो 1936 में प्रकाशित हुई। प्रेम पथिक, प्रेम के पथिक जयशंकर प्रसाद जी है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक 1914 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का है। गीतिका 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सांध्य गीत 1936 में महादेवी वर्मा की है। गुंजन 1932 सुमित्रानंदन पंत की है। और पंचवटी 1925 में मैथिली शरण गुप्त की है। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? वो दी है कामायनी में। कामायनी 1935, आंसू 1925, झरना 1918, लहर 1933। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, मैं नीर भरी दुख की बदली और आधुनिक काल की मीरा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्या गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, शपथ पर्णा 1960। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में
आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और मैं आपको बार बार लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, या तो स्टार्टिंग में कहता हूँ या फिर अंत में कहता हूँ, क्योंकि बीच में आपके साथ किसी भी प्रकार का गोचा नहीं किया जाता है। अपरली भाषा में कहानी बागड़ी हुआ, तो बीच में कोई गोचो को नहीं करा थार सके, तो थे लाइक कर दिया करो, क्योंकि बीच में बार बार कहना कि एक डिस्टर्बेंस पैदा हुए, और आपनो मकसद है पढ़नो, एग्जाम ने क्रैक करना। ओके, तो वीडियो लाइक करते हुए जाना।